नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए अब तक के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने माना, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह किए नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने। 9-10 मई की रात 2:30 बजे सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने दी थी फोन पर जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। पहले दिन गांधीनगर में कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। अमेरिका में ट्रंप को दोहरा झटका, बढ़ते कर्ज और ब्याज के कारण मूडीज ने घटाई अमेरिका की रेटिंग। टैक्स बिल पास कराने में भी विफल रहे रिपब्लिकन। रूस यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली पर सहमति। इस्तांबुल में शांति वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच लिया गया बड़ा फैसला। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा बने सुपर बेस्ट शतरंज क्लासिक चैंपियन। टाई ब्रेक में वाचियर लाग्रेव को दी मात। जीत के बाद बोले प्रज्ञानंदा, अविश्वसनीय अनुभव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह मान लिया है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से नूर खान एयरबेस समेत उसके कई ठिकाने तबाह कर दिए। तो बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान आया है। शहबाज शरीफ ने कबूलनामा किया है कि नूर खान समेत कई ठिकाने भारत ने तबाह किए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरह से नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आया है। जिस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया और फिर अब शहबाज शरीफ को आखिर कबूल करना पड़ा कि भारत ने उसके नूर एयरबेस ठिकाने को नेस्तनाबूद किया। 9-10 मई की रात 2:30 बजे शहबाज शरीफ ने यह बात कही है कि उन्हें जानकारी मिली थी। सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने फोन पर उनको जानकारी दी थी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा कबूलनामा, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर के साथ किस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। भारत ने नूर खान एयरबेस को किस तरह से तबाह किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आसिम मुनीर ने उनको जानकारी दी थी फोन पर। तो भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को जिस तरह से दिया, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर किस तरह से मारा है, किस तरह से आतंक को बेनकाब किया है पूरी दुनिया के सामने। तो अब छल कपट नहीं चलेगा। पूरी दुनिया के सामने भारत ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक को संरक्षण दे रहा है, आतंक को पाल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें नूर खान एयरबेस तबाह करने की तस्वीरें हैं। रनवे में किस तरह से गड्ढा हुआ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आतंक के खिलाफ किस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और पाकिस्तान के ठिकानों को, आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और उसी में से नूर खान एयरबेस एक है, जिसे तबाह किया भारतीय सेना की तरफ से। और शहबाज शरीफ ने इस तबाही को स्वीकार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें जानकारी दी गई थी मुनीर की तरफ से। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने
पाक पीएम को जानकारी दी थी। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जो नूर खान एयरबेस की है, जिसे भारतीय सेना की तरफ से तबाह किया गया, और ये रनवे की एक दूसरी तस्वीर जिसमें गड्ढा साफ तरह से नजर आ रहा है, और ये भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, और वो तस्वीरें अब सामने हैं और स्वीकार भी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। आतंक स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बार बार दोहराई है, और उसी का ये नमूना है किस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए नूर खान एयरबेस को तबाह किया। और शहबाज शरीफ ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय मिसाइलें दागी गई और हमला हुआ। घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। तो नूर खान एयरबेस की बर्बादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान के पीएम ने इन हमलों को दुनिया से छिपाने की लाख कोशिशें की, लेकिन जिस तरह से भारत ने मय प्रमाण बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंक पल रहा है, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर किस तरह से उस आतंक के ठिकानों को तबाह किया है, वो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि भारतीय सेना ने किस तरह से आतंक के खिलाफ ये जंग छेड़ी और मुंह तोड़ जवाब दिया। तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बार बार बेनकाब हो रहा है। एक फेक प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन ये फेक प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। भारत की तरफ से इस फेक प्रोपेगेंडा की भी सारी पोल खोल दी गई, और पाकिस्तान की तरफ से कबूलनामा साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंक पल रहा है, आतंक को संरक्षण दिया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ ने ये बात स्वीकार की है कि भारत के हमले से पाकिस्तान के ठिकानों पर तबाही हुई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया और आतंक के ठिकानों को उड़ा दिया गया। तो नूर खान एयरबेस, जिसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं, साथ में एक ऑडियो भी हमने आपको सुनाया जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस को उड़ाया गया है। सेना प्रमुख मुनीर ने फोन पर शहबाज शरीफ को ये जानकारी दी थी। हालांकि शहबाज शरीफ ने ये जानकारी साझा नहीं की। एक फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से लगातार चलता रहा, और आखिरकार ये स्वीकारना पड़ा कि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसने आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। नूर खान एयरबेस की बर्बादी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे सेना प्रमुख हसीब मुनीर ने पाक पीएम को बता दिया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ किस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये ठिकाने तबाह किए गए हैं। भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय सेना का पराक्रम, जिसे पूरा भारत सलाम कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्वीकार किया गया कि भारतीय सेना ने मिसाइलों के माध्यम से आतंक के ठिकानों को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। और भारत बार बार इस बात को हर पटल पर कह रहा है कि आतंक को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने साफ कर दिया कि आतंक के साथ साथ आतंक को पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो लाख झूठ बोल लिया जाए, लाख छिपा लिया जाए, लेकिन सच्चाई सामने है, जिसे पाक पीएम ने स्वीकार किया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया,
और आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया। साथ ही साथ एयरबेस नूर खान एयरबेस को भी बर्बाद कर दिया गया। और अब आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण बाइट भी सुनवा देते हैं जो पीएम शहबाज शरीफ को क्या कुछ बताया गया उससे जुड़ी हुई। I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Raim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. तो साफ तौर पर यह जानकारी दी गई कि किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। और भी ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक बड़ी खबर आज सुबह के सामने आ रही है। आतंक को किस तरह से पर्दाफाश भारत की तरफ से किया जा रहा है दुनिया के सामने ये सब जानते हैं, लेकिन अब खुद पाक प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया, जिसमें नूर खान एयरबेस शामिल है, जिसकी तबाही के मंजर अब सामने हैं। देखिए, निश्चित तौर पे एक के बाद एक जिस तरीके से एक्सपोजर हो रहा है पाकिस्तान का, सच को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। और इसीलिए शहबाज शरीफ को उन्होंने फोन किया 9-10 की रात में, 2:30 बजे के करीब सुबह, जब आसिम मुनीर ने, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, तो अब जब शहबाज शरीफ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो समझना ये चाहिए कि बहुत सारी और चीजें हैं जिन्हें वे आगे आने वाले दिनों में स्वीकार करेंगे। किस तरह की क्षति पाकिस्तान को हुई है, जिसे पाकिस्तान लगातार नकारता रहा है, यहाँ तक कि झूठ भी फैलाता रहा है, यहाँ तक कि किसी दूसरे देश के अखबार का एआई फोटो बनाकर उसे अपनी संसद में पेश करता रहा है कि हाँ जी हम तो जीत गए। लेकिन अब जब छन छन कर चीजें आ रही हैं तो यह पता चल रहा है कि किस तरीके से सैनिक सत्ता वहां की झूठ बोलती है, अपनी नागरिक सत्ता को बरगलाती है और उसके बाद नागरिक सत्ता सैनिक सत्ता के कहने पे डांस करती है। और भारत के द्वारा जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला होता है तो उसके बचाव में पूरी सैनिक और नागरिक सत्ता सामने आ जाती है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब स्वीकार कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया अब ये मानने को कह सकते हैं कि बाध्य होगी कि जिस तरीके से भारत ने एक टारगेटेड अटैक किया, पहली बार जब हुआ था तो 7 मई को भारत ने टारगेटेड अटैक किया था 9 जगहों पे पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे हैं, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मधुबनी से की थी। और उन्हीं जगहों पे किया गया जहां की आतंकवादी ट्रेनिंग देते थे, जहां की आतंकवादियों को वहां से बाहर रिक्रूट करके बाहर भेजा जाता था, और उसी जगह पे हमला किया गया ताकि उसकी जो क्षमता है खत्म हो जाए। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए भारत पे, और भारत पे न सिर्फ सैनिक ठिकानों पर बल्कि नागरिकों पर हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के छक्के छूटने शुरू हो गए। तो पहले तो उन्होंने नकारा, और अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान की मीडिया प्रसारित भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो छुप कर रहे हैं, वहां की मीडिया भी प्रसारित कर रही है, जो भी अभी तक कुछ चीजों को छुपाने में लगी हुई थी। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की तरफ से बड़ी स्वीकारोक्ति है, और यह मान के चलना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में और कई स्वीकारोक्तियां आएंगी पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह से डैमेज उनको किया गया है। जी संध्या।
अखिलेश, हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से पाक अपने मंसूबों को छिपाने का काम कर रहा था। एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया। जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पैरेलल तौर पर एक फेक प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारत अपने कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर लगातार मोर्चा संभाले हुआ था। किसी भी चाल में, किसी भी नापाक इरादे में भारत ने कामयाब नहीं होने दिया पाकिस्तान को। देखिए, भारत लगातार इस बात को पूरी दुनिया को, इस बिरादरी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के जिन आतंकवादी अड्डों पर हमला किया गया है वो आतंकवादी अड्डे दरअसल खुद संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से वो प्रतिबंधित संगठन है। लश्कर तोयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंधित किया है और उसको प्रतिबंधित करने के बाद अगर वो पाकिस्तान में सक्रिय है तो इसका पूरा दोष पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि किसी भी जो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य है और किसी संगठन को प्रतिबंधित किया गया है तो उस सदस्य को मानना चाहिए कि उस प्रतिबंधित संगठन की सारी गतिविधियां रोके, उस संगठन से जुड़े हुए सारे जो अपराधी हैं, उसके जो नेता हैं, उन सारे नेताओं को गिरफ्तार करे, उन्हें सजा दे। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये नहीं कर रहा था और उसके बाद पहलगाम जैसी घटना, नृशंस घटना, जो कि निरपराध असैनिक नागरिक के जो है सैलानी वहां गए हुए थे, उन पे हमला किया गया। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए हृदय विदारक घटना थी। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और भारत ने उसके साथ साथ लगातार तकरीबन 70 से ज्यादा देशों को भारत ने समझाया कि कैसे कैसे ये घटना हुई, कैसे कैसे इस घटना में पाकिस्तान के नेटवर्क जुड़े हुए हैं, आतंकवादियों के हाथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद भारत ने यह भी कहा कि कैसे कैसे इस बात हमने एक्शन लिया है, मतलब एक्शन के पहले और एक्शन के बाद दोनों समय में भारत ने विश्व बिरादरी को इसके बारे में जानकारी दी, सूचना दी पूरी तरह से। और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य, उनको भी इस बात की पूरी जानकारी दी गई। तो भारत ने अपनी तरफ से पूरी जो कूटनीतिक तैयारी की थी, वो कूटनीतिक तैयारी इस बात के लिए काफी जरूरी थी कि आतंकवाद जो है वो सिर्फ भारत को प्रभावित नहीं कर रहा है, आतंकवाद ने तो पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, आतंकवाद ने पूरी दुनिया के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे समय में भारत की जो ये कोशिश थी, भारत का यह जो कह सकते हैं कि यह जो हमला था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे, उसे दबे मन से कहे या कुछ खुले मन से कहे, सबने स्वीकारा है कि यह जो काम किया गया है भारत की तरफ से, ये ठीक काम किया गया है। कई बार राजनीतिक समीकरणों से उतने बात नहीं सामने आ पाते, लेकिन सबने स्वीकारा कि भारत ने बहुत ही संयमित और कैलकुलेटेड तरीके से आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है। लेकिन जब पाकिस्तान ने इसका जवाब सैनिक तरीके से देना शुरू कर दिया तो भारत ने टारगेटेड सैनिक अड्डों पर भी, और माना जाता है कि तकरीबन 7 जो उनके सैनिक अड्डे हैं वो तबाह हुए हैं इस पूरी घटना में। लाहौर का जो उनका उनका डायरेक्शन का जानने वाला रडार सिस्टम है, उस रडार सिस्टम को भी तबाह किया गया है। तो सारी तैयारी इस रूप में की गई थी कि अगर पाकिस्तान किसी बड़ी लड़ाई में जाना चाहेगा तो उसकी भी हमारे पास पूरी तैयारी, बिल्कुल अखिलेश, न केवल रण में बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत ने करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। और उसी के प्रतिफल के तौर पर हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को आखिर ये स्वीकार करना पड़ा कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकानों को तबाह किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कितने हुए? 8,400। 8,400 अरे कम है, परसों तक दे दूं? चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप।
और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वर्ष भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक व्यापारिक तनाव, टैरिफ में बदलाव और नीतिगत अनिश्चितताओं की वजह से उत्पादन लागत बढ़ी है, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और वित्तीय अस्थिरता का जोखिम बढ़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 में भारत की महंगाई दर औसतन 4.9% रहने के बाद 2025 में घटकर 4.3% तक आ सकती है। रोजगार के स्तर में किसी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 690.62 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए डेटा में जानकारी साझा की गई है। विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड, येन आदि मुद्रा शामिल होती हैं। वहीं 9 मई को समाप्त सप्ताह में गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 45 लाख डॉलर बढ़कर 86.33 अरब डॉलर हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कल कोच्चि से हज यात्रियों की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के आरंभिक बिंदु पर तीर्थ यात्रियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने उनके लिए सुचारू, सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा की कामना की। वहीं मूडीज ने बढ़ते कर्ज और ब्याज के कारण अमेरिका की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। विश्व की 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज इन्वेस्टर सर्विस यानी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया है। ये निर्णय बढ़ते राजकोषीय घाटे, बढ़ते कर्ज और ब्याज दरों के कारण लिया गया है। इस कदम का अर्थ है कि अमेरिका को अब उधार लेने में अधिक ब्याज दरें चुकानी पड़ सकती हैं और निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है। दूसरी ओर रिपब्लिकन को टैक्स बिल पास कराने में भी विफलता का सामना करना पड़ा है। हाउस रिपब्लिकन शुक्रवार को बजट समिति के माध्यम से कर छूट और खर्च में कटौती के अपने बड़े पैकेज को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। 16 के मुकाबले 21 मतों से टैक्स बिल को मुंह की खानी पड़ी। बजट समिति रविवार को फिर से प्रयास करने के लिए बैठक करने की योजना बना रही है। रुक करते हैं खेल की खबरों का। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आर प्रज्ञानानंदा ने रोमानिया में सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट अपने नाम किया। प्रज्ञानानंदा, वॉचियर लाग्रेव और अलीर्जा फिरोजा 9 दौर के बाद 5.5 अंक लेकर बराबरी पर थे, जिससे विजेता का फैसला त्रिकोणीय टाई ब्रेकर से हुआ। टाई ब्रेकर में पहली 2 बाजियां ड्रॉ रहने के बाद प्रज्ञानानंदा ने तीसरी बाजी और खिताब जीत लिया। प्रज्ञानानंदा ने अपनी जीत के बाद इसे अविश्वसनीय अनुभव बताया। अब ग्रैंड शतरंज टूर का अगला टूर्नामेंट सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 1 जुलाई से क्रोएशिया में खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुई प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को अहम सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने उज्जैन, दिल्ली से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रामकृष्ण आश्रम ग्वालियर के सचिव सुप्रदीप्तानंद के साथ करीब 2.5 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। ये मामला तब सामने आया जब आश्रम के सचिव ने क्राइम ब्रांच थाने आकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये ठगी 16 अप्रैल को सामने आई थी। इसके बाद एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपियों का पता लगाया। सभी आरोपियों को लेकर पुलिस की टीम ग्वालियर पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त के 1250 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई महीने की राशि भी हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर कर दिए हैं। तो आप देखिए हमारी ये खबर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना योजना की किस्त। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की राशि भी खातों में हुई ट्रांसफर। 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खाते में पैसा किया गया ट्रांसफर। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सभी के बैंक खाते में अगली किस्त आ गई है।
1,27,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह पैसा ट्रांसफर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खातों में 1,551.89 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 341 करोड़ रुपए और गैस सिलेंडर रिफिलिंग की राशि जमा कराई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रीवा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और जन कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लाडली बहना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उज्ज्वला जैसी योजनाएं आम जन को आर्थिक राहत प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान देने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सराहना की। 24वीं किस्त बहनों के खाते में 1,551 रुपए की राशि बाकायदा उनके खाते में हर महीने डाली जाएगी। आज सीधी से 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ 69 लाख। जोरदार अभिनंदन करो। बताओ आप कितना बड़ा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों के साथ साथ सिंचाई सुविधाओं का विकास भी हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश के हर गांव में सरकार सिंचाई के स्थायी सुविधा उपलब्ध कराएगी। नदी जोड़ो अभियान में हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। 2 बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम प्रारंभ हो चुका है। तीसरी नदी जोड़ो परियोजना के लिए हम महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर एक एक गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। एक एक गांव में सिंचाई का पानी, पीने का पानी, उद्योग धंधों को पानी, नदी के एक एक जल का उपयोग और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान और अभी नया महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से भी तीसरा नदी जोड़ो अभियान हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जून 2023 से अप्रैल 2025 तक 35,329 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई है, जबकि 1,29,00,000 बहनों के खातों में जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक 25,332 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण हुआ है। इस योजना के जरिए न सिर्फ उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि परिवारों को भी संबल मिला है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश से निकली इस लाडली बहना योजना को देश के कई राज्यों ने भी अपनाकर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।